हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो पापा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसकी हम 7 धाराएं पढ़ चुके हैं, बाकी की धाराएं आज पढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा हाथ में लगा हुआ है, इससे थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, तो आराम आराम से लिखेंगे। चलिए देखते हैं धारा 8। धारा 8 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8। और थोड़ा बोलने में भी दिक्कत है क्योंकि छाले हैं, छाले हुए हैं, तो बोलने में भी थोड़ा दिक्कत है। तो देखते हैं धारा 8। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 में ये बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो अपराध हैं, उसमें जो अपराध होगा वो किस प्रकृति का होगा। इसमें बताया गया है कि अपराधों की प्रकृति, जो अपराधों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, इसके अंतर्गत कैसे अपराध आएंगे। अंतर्गत आने वाले अपराध, इसके अंतर्गत जो अपराध हैं वो कैसे होंगे। वे लेवल होंगे, नॉन वे लेवल होंगे या कैसे होंगे। तो 2 अपराध हमने पहले पढ़ रखे हैं। जब हम क्या पढ़ रहे थे, भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे थे, तो उसमें समझाया था संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। क्या समझाया था? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो इसमें जो अपराध आएंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, इसमें जो अपराध होंगे वो कैसे होंगे? वो संज्ञेय अपराध होंगे। कैसे? वो आएंगे संज्ञेय अपराध। अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या कहेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे, संज्ञेय अपराध। COGNIAVLA कॉग्निजेबल ऑफेंस, OFFENSE कॉग्निजेबल ऑफेंस। इनमें क्या होता है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या होती? बिना वारंट गिरफ्तारी होती है। क्या होती? इनमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती। क्या होती? वारंट की ज़रूरत नहीं होती। और इनमें क्या होता है, एक चीज़ और क्या होती, इनमें 3 वर्ष से ज़्यादा की क्या होती है? सज़ा होती है। 3 वर्ष से ज़्यादा की क्या होगी? जेल होगी। जो जेल होगी, जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें क्या होता है? 3 वर्ष से ज़्यादा की जेल होती है। क्या होती है? 3 वर्ष से ज़्यादा की जेल होती है। ये नंबर 1। नंबर 2 में ये कैसे होंगे? गैर जमानती होंगे। कैसे? इनमें जमानत नहीं मिलेगी। गैर जमानती क्या होंगे? नॉन वेलेबल होंगे। कैसे होंगे? नॉन वेलेबल होंगे। नंबर 3 और कैसे होंगे? असमनीय होंगे। कैसे होंगे? असमनीय होंगे। असमनीय अपराध होंगे। असमनीय का मतलब क्या है? इनमें समझौता नहीं होगा। क्या होगा? समझौता नहीं होगा। समझौता नहीं होगा। क्या होगा? समझौता नहीं होगा। ये कैसे होंगे? ये अपराध कैसे होंगे? असमनीय अपराध होंगे। तो धारा 8 ये बताती है कि इसमें किस प्रकृति के अपराध होंगे। चलिए देखते हैं धारा 8A। अब देखते हैं सेक्शन या धारा 8A। धारा 8A धारा 8A में क्या कहा गया है? धारा 8A में कहा गया है कि यदि किसके अंतर्गत? 3 या धारा 4 किसके तहत? धारा 3 या धारा 4 के तहत आरोपी किसी को क्या होता, कोई किसी व्यक्ति को क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसके तहत? धारा 3 या धारा 4 के तहत क्या बनाया जाता? आरोपी
बनाया गया हो, बनाया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को क्या किया गया हो कि धारा 3 और 4 के तहत क्या बनाया गया हो, आरोपी बनाया गया हो, तो वह व्यक्ति क्या होगा, उसकी क्या होगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना जो अपने आप को निरपराध साबित करे। क्या करे, उसमें और कोई अपराध निरपराध उसे नहीं साबित कर सकता। उसमें व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आप को क्या करे, निरपराध करे। क्या करे, निरपराध करे। जैसे 3 और 4 में क्या था, एक में था क्या, 3 में क्या था, दहेज मांगने पर सजा। क्या थी, दहेज मांगने पर सजा। और एक में क्या, 4 में क्या था, पाबंदी। किस पर, जो विज्ञापन पर पाबंदी। तो यदि ऐसा कोई ये अपराध कोई करता है तो उसको क्या, खुद अपने को निरपराधी मतलब दोष रहित साबित करना होगा। क्या करना होगा, उसको खुद स्वयं को दोष रहित साबित करना होगा कि ये दोष मेरे से गलती हो गई, और या उसको क्या माफ़ी वगैरह मांगनी होगी। तो इसमें क्या कहा गया कि जो धारा 3 धारा 4 के तहत आरोपी बनाया गया हो, जो व्यक्ति किसके तहत, धारा 3 या 4 के तहत आरोपी बनाया गया हो, तो उस व्यक्ति की क्या होगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी। कैसी, स्वयं की जिम्मेदारी क्या होगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि क्या होगी, कि वह अपने आप को क्या करे, अपने आप को निरपराध ही साबित करे, अपराधी साबित करे। निरपराधी साबित करे। क्या करे, निरपराधी साबित करे। ये बता दिए धारा 8A। धारा 8A में ये चीज बताई गई है। अब देखते हैं धारा 8B। धारा 8B, धारा 8B में क्या बताया गया है, धारा 8B को देख लेते हैं कि धारा 8B में क्या कहा गया। तो धारा 8B में बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी, किनके बारे में बताया गया, धारा 8 बताती है किसके बारे में, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। किनके बारे में, दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताती है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डॉवरी प्रोहिबिटेशन ऑफेंस, सॉरी ऑफिसर, क्या बोलते हैं, ऑफिसर, डॉवरी प्रोहिबिटेशन ऑफिसर, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम है तो उस अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए कुछ तो अधिकारी होंगे जो उस अधिनियम के तहत क्या करेंगे, कार्य करेंगे। उनकी जो सज़ा, जो केस उनकी क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। उन्हीं को बोला गया है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। क्या बोला गया, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। तो पहली बात इसमें आती है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी नियुक्ति, जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति करती है कौन, राज्य सरकार। राज्य सरकार करती है। इनकी नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार। जब नियुक्ति हो गई तो फिर आती है इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी होगी, क्या संख्या कितनी होगी, तो संख्या, नियुक्ति में संख्या इनकी कितनी कर सकता है, राज्य जितनी चाहे, क्या जितनी चाहे वो एक जिला में, क्या एक जिला में कर सकता है, जितनी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या जितने अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी उतने की वो नियुक्ति कर सकता है। कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य कौन करेगा, राज्य करेगा। अब इनके जो अधिकारी हैं डीओपी के, तो उनके जो कार्य की शक्ति, क्या डीओपी के कार्य या क्या शक्ति, उनकी शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, या उनकी क्या शक्ति क्या है।
तो इनकी जो कार्य हैं, तो इनका पहला कार्य क्या है कि ये कार्य को देखें कि जो एक्ट है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, इसके जो प्रावधान हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 2 में क्या होगा? दहेज लेना या देना या मांग प्रस्तुत करना, ये क्या होगा? इनको यथासंभव रोकना। इनको क्या करना? यथासंभव रोकना। जो प्रयास बने उन प्रयासों को करके उनको रोका जाना। क्या करना? रोका जाना। फिर क्या है? जो आरोपी है, जो आरोपी व्यक्ति है, तो उसके संबंध में साक्ष्यों को क्या करना? एकत्रित करना है, सबूत जुटाना। क्या करना? सबूत को जुटाना। सबूतों को क्या करना? जुटाना। क्या करना? सबूतों को जुटाना। क्या करना? सबूतों को जुटाना। तो इनको एक एक करके देखते हैं। पहले क्या? नंबर 1 में कि एक्ट, जो एक्ट है, तो एक्ट के प्रावधानों, किनका? एक्ट के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं, ये जांच करना। क्या करना? जांच करना। या क्या करना? इसको कह सकते हैं निगरानी करना। क्या करना? निगरानी करना। नंबर 2, दहेज लेना या क्या करना? देना, या क्या कर सकते हैं? मांग। जो क्या है? मांग है। मांग को क्या करना? यथासंभव रोकना। क्या करना? यथासंभव रोकना। क्या करना? मांग को यथासंभव रोकना। नंबर 3, इनका कार्य क्या है कि जो आरोपी होगा, कौन होगा? जो आरोपी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ क्या करना? सबूतों को जुटाना। क्या करना? सबूतों को जुटाना। क्या करना? सबूतों को जुटाना। नंबर 4, इनका कार्य क्या है कि जो राज्य सरकार द्वारा दिया गया कार्य है, उस कार्य को करना। क्या करना? राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। ये इनके क्या हैं? कार्य हैं। इनके क्या हैं? कार्य हैं। तो ये चीज़ इतनी देखी। अब इसकी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है कि यदि राज्य को जो डीओपी है, इनकी सहायता के लिए क्या हो, राज्य सरकार क्या कर सकती है? इनकी सहायता के लिए एक सलाहकार बोर्ड की भी नियुक्ति कर सकती है। ये क्या इस इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि क्या राज्य सरकार इनकी सहायता के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है? तो हाँ, ये क्या कर सकती है? डीओपी की सहायता के लिए, किसके लिए? सहायता के लिए कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है? एक सलाहकार बोर्ड, किसका? सलाहकार बोर्ड की क्या कर सकती है? नियुक्ति कर सकती है। नियुक्ति कर सकती है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? इनमें जो सदस्य होंगे उस सदस्यों की संख्या क्या होगी? 5 से अधिक नहीं होंगे। क्या होंगे? 5 से अधिक नहीं होंगे। कितने होंगे? 5 से अधिक नहीं होंगे। जिनमें कितने होंगे? कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। किसमें? जो समिति गठन होगी, जो राज्य सरकार द्वारा जो बोर्ड गठन होगा, सलाहकार बोर्ड, उसकी ये संख्या बताई गई है, ना कि डीओपी की। अब देखते हैं और क्या कर सकती है। इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कि यदि राज्य सरकार चाहे, क्या करे? राज्य सरकार चाहे तो डीपीओ को क्या कर सकती है? जो पुलिस अधिकारियों की शक्ति है उनको भी दे सकती है। डीपीओ को पुलिस अधिकारियों की शक्ति दे सकती है। क्या कर सकती है? राज्य सरकार डीपीओ को
पुलिस अधिकारियों की शक्ति दे सकती है। शक्ति और शक्ति दे सकती है, दोनों का अलग अलग मतलब है, ये हिंदी की बात है। दे सकती है, ठीक है। तो ये हमने धारा 8 देख ली, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखते हैं धारा 9 और धारा 10। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन या धारा 9। धारा 9 में क्या बताया गया कि नियम बनाने की शक्ति, क्या करने की, नियम, धारा 9 में है नियम बनाने की शक्ति। क्या धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति, तो इसमें क्या बताया कि जो ये एक्ट है इससे जो संबंध जो समस्त शक्तियाँ हैं कुछ को छोड़कर वो क्या केंद्र सरकार के पास हैं। क्या किसके पास, केंद्र सरकार के पास हैं। इसमें शक्तियाँ कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। और जो कुछ छोड़ी गई हैं उनको कौन, वो DPO, कौन, उनकी वो शक्तियाँ किसकी, DPO के पास हैं। बाकी केंद्र सरकार के पास, किसके पास, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के पास। ये 9 में। धारा 10 में, धारा 10 या सेक्शन 10, धारा 10 में क्या है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ये शक्तियाँ, ये धारा 10 में है। ये हमने पढ़ लिया, कौन सा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये कौन सा पढ़ लिया हम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, महिला संरक्षण अधिनियम कौन सा, 2005। इसको हम पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।